हाँ, तो हम लोग आज चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 1 करने वाले हैं, चैप्टर 1 का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बुक होगा आप लोगों के पास, अगर बुक नहीं है तो मैंने आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दिया है, पीडीएफ में देखें क्वेश्चंस क्या हैं। अगर बुक है एनसीईआरटी की तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का 1.1 स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया इज जीरो रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q आर इंटीजर and q नॉट इक्वल टू जीरो। तो पहला क्वेश्चन में ये बोला गया कि जीरो रेशनल नंबर हो सकता है। तो मैंने बताया था पहले भी वैसे कि जीरो के नीचे कुछ भी लिखा जा सकता है, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5। तो जीरो के नीचे अगर कोई भी नंबर लिखा जा सकता है जीरो के अलावा, तो हम लोग कहते हैं कि जीरो रेशनल नंबर हो सकता है। बस एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जीरो के नीचे जीरो नहीं लगा सकते। अगर जीरो के नीचे जीरो लगाएंगे तो इसका आंसर होगा क्या? अनडिफाइंड। इसका कोई आंसर नहीं होता, यानी कि किसी भी नंबर के नीचे जीरो नहीं लगाया जा सकता। ऊपर कुछ भी हो सकता है, नीचे जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो नीचे हो जाएगा इसका मतलब किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जो नंबर है ही नहीं उससे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर जो होता है वो नॉट अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट भी कई लोग कहते हैं ऐसे। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीरो को रेशनल नंबर हम कह सकते हैं, जीरो को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो के नीचे हम कुछ भी नंबर लगाएं जीरो के अलावा तो वो रेशनल नंबर होगा। तो यस, जीरो कैन बी रेशनल नंबर। जीरो रेशनल नंबर हो सकता है। जीरो रेशनल नंबर हो सकता है क्यों? क्योंकि 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, 5, -3, -2 कुछ भी। बस जीरो को डिनोमिनेटर में हमें नहीं लिखना, क्योंकि जीरो को डिनोमिनेटर में लिखने से वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया यस, जीरो कैन बी रेशनल नंबर। ठीक है, और इसी का जो सेकंड पार्ट था उसका भी आंसर मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि 0/1, 0/2 उसको p by q के रूप में लिखना था हमें, तो हमने लिख दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया? सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। तो कितने रेशनल नंबर निकालने हैं हमें? 6। जितने भी रेशनल नंबर हमसे पूछा जाए हम लोग क्या करेंगे? n की वैल्यू ले लेंगे, n बराबर में 6। और किसके बीच में निकालना है? 3 के बीच में, एंड सेकंड नंबर इज 4, यानी कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामों में आता है ये, तो ध्यान से देखो। n की वैल्यू कितनी है? 6। तो n की वैल्यू जो भी लिखी हुई है उसमें हम क्या करते हैं? अपनी मर्जी से 1 को ऐड करते हैं। अगर 7 रेशनल नंबर निकालना हो तो 7 में 1 जोड़ देंगे, अगर 8 निकालना हो तो 8 में 1 जोड़ देंगे, 9 निकालना हो 9 में 1 जोड़ देंगे, 1 निकालना हो 1 में 1 प्लस कर देंगे, मतलब 1 प्लस करना है हमें। तो कितना आ गया हमें? 7। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें एक नंबर डिफरेंट आ जाए, ये इंक्लूड नहीं करना होता। तो 3 और 4 के बीच में हमें निकालना रेशनल नंबर, तो 3 माना और 4 माना। जिन दो नंबरों के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना होता है उन दोनों नंबरों को ले लेते हैं और उनको p अपॉन में q के रूप में लिखना होता है फ्रैक्शन में, इसीलिए 1 1 लगा दिया हमने। नीचे हमेशा 1 लगा दो, अगर नीचे कुछ भी नंबर ना हो तो। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अब n की वैल्यू कितनी है? 7। इस 7 को, जो नया वाला n की वैल्यू आई है 7, इससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबरों को। 3 7 जा 21, 1 7 जा 7, 4 7 जा 28, 1 7 जा 7। हमारा मेन मकसद क्या है कि हमें डिनोमिनेटर को सेम रखना है। यहाँ पर भी 7 आ गया, यहाँ पर भी 7 आ गया। अब इस नंबर को और इस नंबर को इंक्लूड नहीं करना, मतलब हमें लेना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में जो बोला गया वो बोला गया कि बिटवीन 3 और 5, यानी कि उन दोनों को छोड़कर उनके बीच की संख्या है। तो 21 के बाद क्या आता है? 22, उसके बाद 23, उसके बाद 24, उसके बाद 25, 26, 27, 28 पे आपसे पहले हमें रुक जाना है, क्योंकि 28 को हमें इंक्लूड नहीं करना। और नीचे क्या लिखा हुआ है? 7 7 कॉमन है, तो सबके नीचे क्या लगा दो? 7, क्योंकि हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। और रेशनल नंबर मैंने बताया था हमेशा फ्रैक्शन के रूप में होगा। गिनो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 रेशनल नंबर हो गए, यही हमें निकालना था। अब एक बात और ध्यान देनी है यहाँ पर कि कई लोग इसको ऊपर नीचे काटने की कोशिश करते हैं, अगर कई बार कट रहा होता है तब, तो ऐसा नहीं करना हमें। और दूसरी बात ये कि इसका आंसर पीछे से भी चेक नहीं करना, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनके आंसर्स इनडेफिनेट होते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट होते आंसर्स होते हैं इसके। हो सकता है कि मैं दोबारा अगर इसी क्वेश्चन को करूँ तो मेरा आंसर दोबारा कुछ और आए, तो ये सारे आंसर सही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर चेक करने की कोशिश मत करना। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। अब अगर मान लो हमें, ये तो हमने इंटीजर में लिया था, इंटीजर में मतलब 3 और 4 इंटीजर में लिया था, और इन दोनों के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालने थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, और इसमें हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है,
कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 5। जितने रेशनल नंबर निकालने होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उसको हम लोग n की वैल्यू मान लेते हैं। n बराबर में 5। किसके किसके बीच में? 3/5 एंड 4/5 के बीच में। पहला नंबर है हमारे पास 3/5 और दूसरा नंबर है हमारे पास 4/5। इन दोनों नंबर को फिर से लिखते हैं, 3/5 और 4/5। इस वाले केस में मैंने बताया था कि नीचे अगर कुछ ना हो तो 1 मान लेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है तो हमें नहीं मानना। हमें क्या करना है, जो n की वैल्यू आई है, n में हमने क्या करा था, अपनी मर्जी से 1 ऐड किया था, तो यहाँ पर भी 1 ऐड कर दो, कितना हो गया? 6। अब इस 6 से हमें इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, दोनों नंबरों को। 3 6 18, 5 6 30, 4 6 24, 5 6 30। इन दोनों नंबरों के बीच में हमें निकालना है, तो 18 के बाद कितना आता है? 19, फिर 20, 21, 22, 23, 24 नहीं ले सकते क्योंकि 24 वहाँ पे लिखा हुआ है। 30 दोनों जगह कॉमन है तो सबके नीचे 30 लिख दो। और हमें निकालना कितना था रेशनल नंबर? 5 रेशनल नंबर निकालने थे हमें, गिनो 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हो गया। ऊपर नीचे फिर से बता रहा हूँ मैं, काटने की जरूरत नहीं है, जैसे 0 0 काट दोगे तुम तो ऐसी गलती मत करना, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तुम्हारा आंसर डिफरेंट आ जाएगा फिर। और फिर से बता रहा हूँ मैं कि आंसर चेक मत करना, क्योंकि जो यहाँ पर किया गया है वो ठीक है और इसके आंसर बार बार अलग अलग आ सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे जो कि ट्रू फॉल्स टाइप है।